हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी में अवध का विद्रोह। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 1857 ईस्वी में अवध का विद्रोह को पढ़ा था, जिसमें पॉइंट नंबर 1 अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय, पॉइंट नंबर 2 नवाब वाजिद अली शाह का निष्कासन और पॉइंट नंबर 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव को पढ़ा था। इसे ही जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 कृषक एवं तालुकेदारों में अंग्रेजी राज के विरुद्ध असंतोष। अवध में विद्रोह के व्यापक प्रयास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ने राजकुमारों, तालुकेदारों, किसानों और सिपाहियों को समान रूप से प्रभावित किया। अवध में ब्रिटिश राज के आगमन के कारण इन सभी ने अनेक प्रकार के पीड़ाओं को अनुभव किया था। इन पीड़ाओं ने सभी को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया था। ब्रिटिश शासन के आगमन से उन्हें यह प्रतीत होने लगा था कि अब दुनिया की समाप्ति का समय आ गया है तथा उनकी हर एक प्रिय वस्तु छीन जाने वाली है। वे अपनी आंखों से ही अपने प्रिय नवाब को अवध से निर्वासित होते हुए देख चुके थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के द्वारा उनकी भावनाएं, परंपराएं, निष्ठाएं और मुद्दे अभिव्यक्त हो रहे थे। बाकी जगहों की तुलना में अवध में यह विद्रोह विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया। अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय के बाद केवल नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी गई, बल्कि इस क्षेत्र के तालुकेदारों की भी अपनी शक्ति, संपदा एवं प्रभाव से हाथ धोना पड़ा था। अवध के संपूर्ण देहाती क्षेत्रों में तालुकेदारों की जागीर एवं किले थे। पीढ़ियों से उनका अपने क्षेत्र के जमीन और सत्ता पर नियंत्रण था। नवाब के जाने के बाद जनता के साथ साथ अवध के तालुकेदारों को भी जबरदस्त आघात लगा था। इनके पास किले और हथियारबंद सिपाही होते थे। कुछ बड़े तालुकेदारों के पास तो 12,000 पैदल सिपाही होते थे। छोटे छोटे तालुकेदारों के पास भी 200 सिपाही होते थे। तालुकेदारों द्वारा नवाब की संप्रभुता स्वीकार कर लेने और राजस्व का नियमित रूप से भुगतान करते रहने पर उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती थी। इनके ये विशेषाधिकार छीन लिए गए थे। अवध के अधिग्रहण के फौरन बाद ही तालुकेदारों के दुर्गों को नष्ट कर दिया गया, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। अवध के अधिग्रहण के बाद ही ब्रिटिश शासन ने वहां भू राजस्व का एक मुश्त बंदोबस्त को लागू किया। एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने से तालुकेदारों को नुकसान हुआ। यह बंदोबस्त इस अवधारणा पर आधारित था कि तालुकेदार बिचौलिए थे, जिनका जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, बल्कि उन्होंने छल, प्रपंच और शक्ति के द्वारा जमीनों पर अपना कब्जा स्थापित करके रखा था। इस प्रकार एक मुश्त बंदोबस्त के द्वारा तालुकेदारों को उनकी जमीनों से वंचित किया जाने लगा। अधिग्रहण के पहले अवध के 67% गांव तालुकेदारों के अधिकार में थे, लेकिन एक मुश्त बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद उनके अधिकार में केवल 38% गांव ही रह गए। दक्षिणी अवध के तालुकेदारों के तो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए। उनके पास 50% से भी अधिक गांव हाथ से निकल गए। इस प्रकार बंदोबस्त
की इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकेदार सरकार और रैयतों के बीच माध्यम थे, जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। अंग्रेज कहते थे कि तालुकेदारों ने धोखाधड़ी और ताकत से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकेदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी। जो सरकार को राजस्व वसूली के बाद मिलता है, उसकी कुल रकम में बढ़ोतरी होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो वृद्धि हुई, लेकिन किसानों के कर बोझ में कोई कमी नहीं आई। उस बढ़ी हुई रकम का बोझ किसानों के कंधों पर ही पड़ा। यह बोझ कई स्थानों पर पहले भू राजस्व के तुलना में 30% अधिक था। तालुकेदारों को उनकी सत्ता से वंचित कर दिए जाने के कारण एक पूरी सामाजिक व्यवस्था ही नष्ट हो गई। पहले किसानों और तालुकेदारों में सामाजिक जान पहचान और संबंध होते थे। बुरे समय में वे किसानों की हर तरह से मदद करते थे। अंग्रेजों के काल में वह भाईचारा और सामाजिक संपर्क समाप्त हो गए। किसानों को अब उम्मीद नहीं रही कि शादी का सामाजिक रीति रिवाजों के निभाने के लिए अथवा तीज त्योहारों पर वे तालुकेदारों से ही बड़ी आसानी से कर्ज ले सकते थे। वे जानते थे अंग्रेज तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं देंगे। किसानों का रोष सैनिकों की छावनियों में पहुंच गया, क्योंकि सेना में जो थे वे गांव के ही कृषि परिवारों से ही भर्ती किए गए थे। अवध के सिपाहियों की तुलना में कम वेतन और समय पर उनकी इच्छा अनुसार छुट्टी नहीं मिलती थी। इससे सिपाही असंतुष्ट थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश सिपाही अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से भर्ती होकर आए थे। इनमें भी ब्राह्मण एवं ऊंची जाति के सिपाहियों की संख्या अधिक थी, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर काफ़ी जोर देते थे। वे सिपाहियों के मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध तथा तलवारबाजी भी करते थे, उनके साथ शिकार पर भी जाते थे। उनमें से बहुत से अंग्रेज तो हिंदुस्तानी बोली बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाज एवं संस्कृति से भी परिचित थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों शामिल था। परंतु 1840 के पश्चात ब्रिटिश अफसरों में जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता का भाव आने लगा। वे सिपाहियों को निम्न नस्ल का मानने लगे थे और उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य सी हो गई थी। इससे अभी इन सिपाहियों ने भी विद्रोह की भावना को बल मिला। परिणाम स्वरूप सिपाहियों और अफसरों के मध्य फासला निरंतर बढ़ता गया और विश्वास का स्थान संदेह ने ले लिया। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक उदाहरण थी। इस प्रकार सिपाहियों में बढ़ता असंतोष ग्रामों में भी दिखाई देने लगा। चूंकि ये सिपाही ग्रामीण अंचलों से ही आते थे, बहुत से तो किसानों के बेटे थे, अतः अवध की ग्रामीण जनता एवं किसान भी अत्यधिक आक्रोशित हो गए। इस प्रकार सिपाहियों और ग्रामीण समाज के बीच के संबंधों ने इस जन विद्रोह की व्यापकता को विशेष रूप से प्रभावित किया। यदि सिपाही अपने अफसरों के आदेशों की अवहेलना करके शस्त्र उठा लेते थे, तो तत्काल ही उनके ग्रामों से अपने भाई बंधुओं को सहयोग प्राप्त हो जाता था। आवश्यकता पड़ने पर सभी जगह से किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों
और आम लोगों से जुड़कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किए गए प्रत्येक कार्य में सहयोग करते थे। अब हम देखेंगे अवध में विद्रोह। अवध में विद्रोह का आरंभ 30 मई को रात्रि 9 बजे तोप दागकर 71वीं पलटन ने लखनऊ में विद्रोह का आरंभ कर दिया। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के आवासों पर हमले किए एवं कई अंग्रेज मारे गए। 31 मई को हेनरी लॉरेंस विद्रोह का दमन करने आया, मगर इसके साथ के 7वें रिशाले ने विद्रोह कर दिया और वह विद्रोहियों से जा मिला। शाम तक 48वीं पलटन भी विद्रोहियों के साथ मिल गई। अब तो सारे सैनिक, हिंदू मुस्लिम जनता, कृषक तालुकेदार सभी के सभी विद्रोही हो गए। अंग्रेज काटो तो खून नहीं की स्थिति में आ गए। फैजाबाद के जेल खाने से मौलवी अहमद शाह को मुक्त करा लिया गया। 10 जून तक सारा अंग्रेजी राज अवध में समाप्त कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया। चूंकि नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में थे, अतः उनके बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। लखनऊ के चीफ कमिश्नर जनरल हेनरी लॉरेंस ने अपने लगभग 2000 अंग्रेज एवं भारतीय सिपाहियों के साथ लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी बिल्डिंग में शरण ली। 1 जुलाई 1857 को इस रेजिडेंसी भवन को घेर लिया गया। हेनरी लॉरेंस तोप का एक गोला लगने से मारा गया।